गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने मैथ्स लेवल की स्पोर्टिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग टाइप का, बिल्कुल यूनिक पैटर्न आज मैंने यहाँ पे रखा है। मैथ्स लेवल का पैटर्न यहाँ पे रखा है, बिल्कुल अलग टाइप का मिलेगा। बड़ा ही मस्त वाला पैटर्न है, बड़ा ही शानदार पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोल्व करना। तो मेथड वही रहेगा, सेम का सेम। क्या रहेगा? पहले 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, उसके बाद में मैं सोल्व करवाऊंगा। हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर की आप डायरेक्शंस को थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, मतलब बिल्कुल डिटेल से डायरेक्शन को पढ़ना कि वो बोलना क्या चाहता है और क्या उसने पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बिल्कुल मस्त वाला पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शंस को पढ़ना। तो डायरेक्शंस में देखें तो यहाँ पे बोला है उसने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मल्टीपल सेंटेंसेज हैव बीन गिवन। आपको क्या दिया गया है? मल्टीपल सेंटेंसेस दिए गए हैं। ईच सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ए फ्यू पार्ट्स विच मे और मे नॉट कैरी एन एरर। आपको क्या किया गया है कि डिवाइड किया गया है हर सेंटेंस को, जो आपका ईच सेंटेंस है उसको डिवाइड के कुछ पार्ट्स में, जिसमें एरर, आपकी एरर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, आगे बात करें। द एरर इफ एनी, यदि होती है, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक ही पार्ट में एरर होगी। कोई भी सेंटेंस है उसके एक पार्ट में ही एरर होगी, ये बात इसने यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है, द नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट एंड द सेंटेंस इन विच इट इज विल बी योर आंसर। जो नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट होगा और जिस सेंटेंस में होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये तो अपने क्वेश्चन देखकर और उसके ऑप्शंस देखकर ही पता लगेगा। उसके बाद में पढ़ें, इफ द गिवन सेंटेंसेस कैरी नो एरर मार्क ऑल आर करेक्ट एज योर आंसर। अगर कोई एरर नहीं होती तो आपको क्या करना है? ऑल आर करेक्ट अपना मार्क करना है आंसर की फॉर्म में। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, या अगर कोई पंक्चुएशन की कोमा वगैरह की एरर होती है तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो एरर नहीं मानी जाती। क्लियर? आप लोगों के समझ में आया? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी अपीयर होगा, और जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होगा तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए रेडी रहो। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए, ध्यान से डायरेक्शंस पढ़ लिए आपने। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो, जल्दी से क्वेश्चन पेपर को देखकर ये आपको देखना है कि इसमें करना क्या है, और जल्दी से 1 मिनट के अंदर आपको 1 मिनट के टाइम के अंदर आपको इसको सोल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके जस्ट जैसे क्वेश्चन आपका अपीयर होगा उसी के साथ में आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, टाइम आपका हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन करना अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें करना क्या है। करना क्या है, आपको ए सेंटेंस दिया है, बी सेंटेंस दिया है और सी सेंटेंस दिया है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में ए बी सी ऐसे दिया है। तो बी टू का मतलब क्या निकला कि बी सेंटेंस के 2 पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में, ए के फर्स्ट पार्ट में एरर है। इस तरीके से आपको एरर फाइंड आउट करना है। अगर बी अपने ऑप्शन को देखें तो ए के 4th पार्ट में एरर है और सी के 3rd पार्ट में एरर है। तो इसका मतलब अपने ऑप्शन को अगर साथ में लेकर चलेंगे तो ये यहाँ पे अपने लिए क्या बन जाएगा, थोड़ा इजी बन जाएगा। इसलिए ऑप्शंस को क्या करना, साथ में लेकर चलना। तो एरर वैसे ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे ए वाले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, जैसे अपने एरर करते हैं उसी तरीके से एरर करेंगे। एक में अपने को मिल गई, वहीं पे अपने रुक जाएंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा तो अपने एक बार क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंपेरिजन की फॉर्म में अपने चलेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट वाले में अपने को एरर नहीं पता लगी, समझ में नहीं आया, तो अपने जो बी है उसको पढ़ लेंगे या सी को पढ़ लेंगे कि वहाँ से कहीं से कोई हिंट मिल जाए। क्योंकि ये अपना पैटर्न बात करें तो वैसे थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अपने रियल में बात करें तो ये नॉर्मल वाला जो आपका प्री लेवल की एरर होती है, स्पॉटिंग एरर, उससे भी ईजी है ये वाला पैटर्न। क्योंकि यहाँ पे आपको कंपैरिजन से जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका साथ देंगे, वहाँ पे ऑप्शन साथ नहीं देते। मेंस लेवल पे जब मेंस के अपने क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे जो आपके क्या होते हैं,
ऑप्शंस होते हैं वो आपका बड़ा साथ देते हैं। जिस बच्चे को क्या होता है यहाँ पे ऑप्शंस यूज़ करना आता है तो वो मैथ्स इजीली क्रैक कर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ्स में ऑप्शंस बड़े काम आते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। मैं सोल्व करवाता हूँ, इसी तरीके से करना है, कैसे ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले ए वाले को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ए को अपने पढ़ेंगे। वैसे भी अपने अगर ऑप्शंस के साथ देखें तो ए के साथ ए 1 और ए 3 है, ए 1 है, ए 4 है, ए 3 है। मतलब 1, 4 और 3 में ही एरर हो सकती है, 2 में कोई एरर नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस ज़्यादा दे लेना, ठीक है, फ़ायदा हो जाएगा। चलो पढ़ ही लेते हैं। अपना जो मेथड है वो मस्त मेथड है, क्या? स्कैनिंग टेक्निक। शुरू कर देते हैं। विद नेशनल इनकम गोइंग डाउन, विद नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय इनकम आए हैं उसके साथ कैसी राष्ट्रीय इनकम है? गोइंग डाउन, कम होती हुई, एंड प्राइसेस, और प्राइसेस गोइंग अप, और प्राइसेस उठते हुए। समझ में आ रही है चीज़? तो मतलब क्या? नेशनल इनकम गोइंग डाउन एंड प्राइसेस गोइंग अप। तो नेशनल इनकम तो कम हो रही है, पिक्चर बन रही है कि माइंड में? नेशनल इनकम तो कम हो रही है और प्राइसेस जो है, कीमतें हैं, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। उन दोनों के साथ तो अपना रिफ्लेक्शन एंड का देखें तो विद के बाद जाएगा कि नेशनल इनकम गोइंग डाउन फॉर्म में जो नेशनल इनकम है उसके साथ, और प्राइसेस जो गोइंग अप फॉर्म में है उनके साथ, अंडर, किसके अंडर? ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन, जो ट्रिपल डिजिट, 3 डिजिट की, जैसे 100 प्लस वाली, 100 से आगे वाली, जो ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन महंगाई है इन वेनेजुएला। कहाँ पे? वेनेजुएला में। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? नेशनल इनकम कम होती, ठीक है, प्राइसेस, पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर, बढ़ती हुई, अंडर, किसके अंडर? इन्फ्लेशन, ट्रिपल डिजिट मतलब 3 डिजिट वाली इन्फ्लेशन के अंडर, ठीक है। वेनेजुएला में, वेनेजुएला में जो ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन महंगाई है उसके अंडर, उसके नीचे, उसके अंडर क्या? जो प्राइसेस बढ़ती हुई प्राइसेस और जो कम होती हुई इनकम है उसके साथ क्या हुआ? दिस कंप्लेंट्स, मिल गई एरर, दिस कंप्लेंट, दिस देखा तो यह है, कंप्लेंट्स प्लूरल, तो दीज कंप्लेंट्स होना चाहिए था या दिस कंप्लेंट होना चाहिए था, क्योंकि दिस तो सिंगुलर को बताता है ना, और आर यूज हुआ है आगे, आर यूज हुआ, इसका मतलब दीज ही आएगा, क्योंकि स्पोर्ट ज़्यादा किसको कर दिया? कंप्लेंट्स को स्पोर्ट ज़्यादा मिल गया यहाँ पे। तो दिस कंप्लेंट्स नहीं होगा, दिस कंप्लेंट होना चाहिए था, क्योंकि दिस सिंगुलर को बताता है और कंप्लेंट्स के लिए दीज आएगा। या तो दीज कंप्लेंट्स करो, ठीक है, या फिर दिस कंप्लेंट करो, लेकिन यहाँ आर है इसलिए आपको दीज कंप्लेंट्स करना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल ही लेना पड़ेगा आर के अकॉर्डिंग, या फिर दिस कंप्लेंट इज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुछ भी करना पड़े अपने को, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे यहाँ पे दिस कंप्लेंट इज करना पड़े, चाहे दीज कंप्लेंट्स आर करना पड़े, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को ये पता लग गया कि इस पार्ट में क्या है, एरर, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला? ए के 4th पार्ट में एरर है, ठीक है। ए के 4th पार्ट में क्या है? एरर है। तो A4 कौन सा है भाई? बी ऑप्शन हो गया क्लिक, बी ऑप्शन अपना क्या हो गया? यहाँ पे क्लिक हो गया। समझ में आया? 2 सेंटेंस और पढ़ने पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, मेंस इजी होता है ऑप्शंस अगर यूज। कोई स्टूडेंट तो क्या करेगा, बी और सी को भी पढ़ेगा और इतना ही टाइम लगाएगा, स्कैनिंग में टाइम तो लगता ही है, इतना ही टाइम लगेगा, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपन, उसने एक क्वेश्चन किया, अपनों ने 3 क्वेश्चन कर दिए, तो बताओ सिलेक्शन उसका होगा या अपना होगा? समझ में आया ना? क्योंकि A4 का जो आपका है वो एक ही है, जिसमें A4 है। ऑल आर करेक्ट को अपने देखें तो ऑल आर करेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि A के 4 पार्ट में क्या है? एरर है। ऑप्शन अपना हो गया यहाँ से। एग्जाम में टिक हो चुका है, क्लियर है? समझ में आया आप लोगों के? एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। मेंस लेवल का क्वेश्चन होते हुए भी अपने को 10 या 20 सेकंड मैक्सिमम लगे। कितना शानदार पैटर्न था, लेकिन अपनों ने अपनी शॉर्ट ट्रिक से इसको बिल्कुल इजी बना दिया। ऑप्शंस को यूज करके अपनों ने इसको बिल्कुल इजी बना दिया। समझ में आया किस तरीके से करना होता है? देखो ये मेंस लेवल का है, ये मेंस लेवल का पैटर्न है। और देखो एक सेंटेंस पढ़ते ही अपनों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे टिक कर दिया। समझ में आ रही है? तो अदर स्टूडेंट से अपने आगे हैं या नहीं? तो अदर स्टूडेंट से अपने आगे हैं। अब आपको अगर चेक करना हो तो C3 को चेक कर लो, ओनली C को चेक कर लो, B को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो C को चेक करते हैं। इन 2015 में द 400 रिचेस्ट पीपल, जो 400 रिचेस्ट सबसे अमीर लोग थे इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हैड नेट लॉसेज ऑफ $19 बिलियन। $19 बिलियन जो थे उसके नेट लॉसेज उनका था 2015 में। उनके कुल घाटा कितना था? 400 लोगों का, ठीक है, इतना था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यदि इफ दे हैव रिग द सिस्टम, अगर उन्होंने सिस्टम को रिग का मतलब क्या? रिग का मतलब संचालित, सही तरीके से संचालित किया होता, श्योर वे में, दे कुड हैव रिग्ड इट बेटर देन दैट, वो उसे ज़्यादा अच्छे से संचालित कर सकते थे। बात कब की हो रही है भाई?
बात कब की हो रही है, 2015 की हो रही है, 2015 की हो रही है, तो बात 2015 की हो रही है, इसका मतलब पास्ट है, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। इसका मतलब C3 में भी एरर है, और वैसे भी आपका ऑप्शन टिक हो रखा है। बी को चेक करना है तो कर लो, ना करना है तो ना करो। अब इस क्वेश्चन में तो मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूं, लेकिन आगे अपने क्या करेंगे, चेक नहीं करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे, ठीक है। अपने एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं बी को। इट इज ओनली, ये केवल है, वैन, जब, यू गो बियॉन्ड रेटोरिक, जब आप जाते हो किससे परे, रेटोरिक मतलब वाक्पटुता से, मतलब जो स्पीच बोलने, भाषण, मतलब विदाउट हेजिटेशन के भाषण देना, उसको बोलते हैं रेटोरिक, ठीक है। उससे परे जाते हो, एंड स्टार्ट लुकिंग एट हार्ड फैक्ट्स, और स्टार्ट कर देते हो किस पे लुक करना, हार्ड, जो कड़े सख्त जो आपके फैक्ट है, तथ्य, उन पे लुक करना स्टार्ट कर देते हो। तो एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से है, यू के बाद से है ना, यू गो, यू स्टार्ट, ठीक है। दैट की सोशलिज्म टर्न्स आउट, जो सोशलिज्म है वो टर्न आउट होता है, टर्न आउट का मतलब चेंज होता है, टू बी होने के लिए, ए बिग डिसअपॉइंटमेंट, वो क्या बन जाता है, एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है, निराशा बन जाता है। इफ नॉट ए डिजास्टर, यदि डिजास्टर ना हो तो वो क्या, एक डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सोशलिज्म सिंगुलर, टर्न सिंगुलर, ठीक है। इफ नॉट ए डिजास्टर, कंडीशन लगाइए, यदि डिजास्टर ना हो तो वो एक निराशा बन जाता, डिजास्टर मतलब आपदा वगैरह, तबाही वगैरह, समझ में आया। तो बी में तो कोई एरर नहीं है, समझ में आया, लेकिन अपना टिक तो उसी टाइम में हो चुका था। अब सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, सेम का सेम, ऐसे ही ऑप्शन को साथ में लेकर चलना और स्पीड में इसका आंसर करना। 1 मिनट, आप ऐसे सोचो सर मेंस का क्वेश्चन है, उसमें आपने 1 मिनट का ही टाइम दिया, तो 1 मिनट तो लग ही नहीं रहा ना यहाँ पे, तो ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना, शॉर्ट ट्रिक को साथ में लेकर चलना, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसीलिए 1 मिनट का टाइम दिया है आप लोगों को। समझ में आ रही है चीज़, मेंस में भी आप पूरा पेपर कर सकते हो, इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ओपन हो रहा है, तैयार रहना। जैसे अब सोल्व किया था मैंने आपको बताया है, इसी तरीके सोल्व करना है आपको, और अब की बार जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही जाना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना, शुरू करते हैं ए वाले सेंटेंस को। ए फोर्थ वीडियो, एक चौथी जो वीडियो थी, ठीक है, विच सबमर्ज्ड ऑन मंडे, जो मंडे को सबमर्ज हो गई थी, सबमर्ज हो गई थी, सबमर्ज्ड, जो मंडे को सबमर्ज हो गई थी, विच सबमर्ज्ड ऑन मंडे, सबमर्ज का मतलब क्या है, डूब गई थी, जो डूब गई थी। अजीब सा लगा ना, तो यहाँ पे अजीब सा लगा, तो एरर लगी या नहीं लगी, लगी। लेकिन चलो सर नहीं लगी, सर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिला कि सबमर्ज्ड अगर गलत है तो यहाँ आएगा क्या, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक सेंटेंस थोड़ी अपने पास, तो 2 सेंटेंस और हैं, वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो सबमर्ज्ड ऑन मंडे प्रोवाइडेड, उसने प्रोवाइड किया, उस वीडियो ने क्या प्रोवाइड किया, प्रदान किया, मोर ज़्यादा एलाबरेट फुटेज, एलाबरेट का मतलब स्पष्ट फॉर्म में, अपने विस्तृत फुटेज, जो दृश्य उसको उसने प्रोवाइड किया, ऑफ किसका, सिक्योरिटी पर्सोनल का, जो सुरक्षा कर्मचारी है उनका, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब अव्यवस्था की फॉर्म में, ठीक है, अव्यवस्था की फॉर्म में, अव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बीटिंग, बीटिंग मतलब पीटते हुए स्टूडेंट्स को, मतलब वीडियो आई है। इवन एज, भले ही दे प्रेड फॉर मर्सी, हालांकि उन्होंने क्या की थी, भले ही उन्होंने क्या की थी, उन स्टूडेंट्स ने मर्सी, क्षमा याचना की थी कि हमें माफ़ कर दो, एंड स्मैशिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को स्मैश करते हो। अब यहाँ पे एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, प्रॉपर्टी को स्मैश कौन कर रहा है, फुटेज में दिखाया है ना, तो उसने प्रोवाइड की, एक तो बीटिंग, स्टूडेंट्स की बीटिंग, और स्मैशिंग। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने बात करें तो कहाँ से, बीटिंग से पहले है, इनडिस्क्रिमिनेटली, अव्यवस्था की फॉर्म में, गलत तरीके से स्टूडेंट्स को पीटते हुए उन्होंने मर्सी की, भले ही उन्होंने माफ़ी मांगी फिर भी उन्हें पीटा गया, और साथ ही साथ क्या करते हुए, प्रॉपर्टी को स्मैश करते हुए जो है उसको प्रोवाइड किया फुटेज, जो क्या करते हुई थी, सिक्योरिटी पर्सोनल की। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आईएनजी क्लोज है किसका, सिक्योरिटी पर्सोनल, बीटिंग स्टूडेंट्स एंड स्मैशिंग
प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं, वहाँ पे दिक्कत थी फर्स्ट वाले में। चलो ए वाले से कन्फ्यूजन रहा, ए वाले को छोड़ो, बी पे चलते हैं। वाइल जबकि द पुलिस एंड गवर्नमेंट सपोर्टर्स, पुलिस एंड गवर्नमेंट सपोर्टर्स, क्या दिख रहा है? पुलिस के सपोर्टर्स दिख रहे हैं और गवर्नमेंट सपोर्टर्स, आपको क्या दिख रहा है? पुलिस दिख रही है और गवर्नमेंट सपोर्टर्स दिख रहे हैं। एक तो पुलिस दिखाई दे रही है और कौन दिखाई दे रहा है आपको? गवर्नमेंट के सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट करने वाले दिखाई दे रहे हैं। हैव बिल्कुल सही है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यूज हो गया गलत, हैव यूज, हैव बाद में यूज एक्शन ले लिया, जैसे ही एक्शन लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप एक्शन लोगे तो क्या बन जाएगा? हैव आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होते V3 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर यूज नाउन होता तो, कि उनके पास यूज था किसी चीज का, तो यूज द सेकंड एंड थर्ड वीडियो, तो यूज द सेकंड एंड थर्ड, यूज ऑफ होता तो नाउन होता कि सेकंड और थर्ड वीडियो का यूज था, फिर भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन यूज द सेकंड एंड थर्ड वीडियो, इसका मतलब यूज क्या कर रहा है? सेकंड एंड थर्ड वीडियो पे तीर छोड़ रहा है, और जैसे ही सेकंड और थर्ड पे तीर छोड़ेगा, यूज तीर छोड़ेगा, तीर छोड़ते ही एक्शन बन जाएगा, और जैसे यूज एक्शन बन जाएगा तो हैव आपका मेन एक्शन नहीं रहेगा, वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन बन जाएगा, और जैसे ही एलिमेंट ऑफ परफेक्शन बन जाएगा तो वो डिमांड करेगा क्या? V1 को V3 में कन्वर्ट करने की। तो यूज नहीं होना चाहिए था, यूज्ड होना चाहिए था। इसका मतलब B2 में एरर है। B2 कौन से ऑप्शन में है भाई? ऑल आर करेक्ट तो गलत हो जाए, क्योंकि B2 में एरर है। B2 कौन से में? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका क्लिक हो गया। समझ में आया? ऑप्शन ए क्लिक हो गया, B2 आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आया? यूज्ड यहाँ पे होना चाहिए था। हो गया एग्जाम में टिक, मेंस लेवल का क्वेश्चन अपना एग्जाम में टिक हो चुका है। क्लियर आप लोगों के? ए में क्या आएगा फिर? अब सॉल्यूशन देखें तो ए में क्या आएगा? सबमर्ज्ड की जगह आएगा इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब सामने आई, इमर्ज्ड आएगा, EMERGED, इमर्ज्ड यानी सामने आई। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेते हैं, आगे बोलना क्या चाहता है वीडियो टू सजेस्ट करेंगे दैट की राइटर्स एंटर द लाइब्रेरी, जो दंगेबाज थे वो उन्होंने लाइब्रेरी में एंटर किया। इट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई, जबकि पुलिस और गवर्नमेंट सपोर्टर्स उन्होंने यूज़ किया थर्ड और सेकंड और थर्ड वीडियो को यूज़ किया, क्या दिखाने के लिए? सजेस्ट करने के लाइब्रेरी में उन्होंने एंटर किया था दंगेबाजों ने। इट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई द बिहेवियर ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, तो अभी भी वो आप उनके जो बिहेवियर है उसको सही साबित नहीं करता कि हाँ उन्होंने एंटर किया था, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल को उनको पीटना नहीं चाहिए था। ये बात यहाँ पे हुई है। क्लियर है? सी को पढ़ने की कोई ज़रूरत है क्या? सी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को अपना ऑप्शन मिल चुका है। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो स्पीड में पढ़ लेते हो, स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे। फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व के लिए, एंड इट्स ऑन क्रेडिबिलिटी, और खुद की विश्वसनीयता के लिए, मतलब द पुलिस, पुलिस की बात विश्वसनीयता मतलब पुलिस पे भरोसा होता है, वो बात है। पुलिस मस्ट इनिशिएट स्ट्रिक्ट एक्शन, पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, कड़े एक्शन लेने चाहिए अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ हु कमिटेड एक्सेस, जिन्होंने अति की मतलब अधिकता की, एंड द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, जो दोष दंड से फ्री कर देना, दोष मुक्त कर देने की जो कल्चर है उसका एंड करना चाहिए। तो एंड यहाँ पे V1 है, V1 है, इसका मतलब मस्ट के बाद से जाएगा, मस्ट के बाद जाएगा। क्लियर है? एंड रिफॉर्म इट्स मोड ऑफ फंक्शनिंग, और रिफॉर्म भी मस्ट के बाद में जाएगा। तो मतलब क्या निकला कि जिन्होंने कमिट किया था एक्सेसेस, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए पुलिस को, ठीक है। जो दोष मुक्त करने का जो कल्चर है उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो आपका इसका काम करने का जो तरीका है, मोड है, उसको उसमें सुधार करना चाहिए। तो सी में तो कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन ए क्लिक हो गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो जाएगा साथ साथ ही, तो योर्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं।
ग्रीन सेंटीमेंट, जो ग्रीन सेंटीमेंट है मतलब ग्रीनरी का जो सेंटीमेंट मनोभाव है, हैज़ का सब्जेक्ट सेंटीमेंट, सिंगुलर सेंटीमेंट्स नहीं है, सिंगुलर है, हैज़ बिल्कुल सही है। हैज़ बीटन बैक का मतलब खराब कर दिया द टिम्बर इंडस्ट्री, किसको? टिम्बर इंडस्ट्री को। जो मनोभाव आया ग्रीन का मतलब पेड़ पौधे वगैरह बनाए रखने का, मतलब ग्रीनरी होनी चाहिए हर जगह, पेड़ पौधे उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए, ग्रीन सेंटीमेंट यही है। उसने क्या कर दिया, टिम्बर इंडस्ट्री है जो लकड़ी वाली जो इंडस्ट्री उद्योग है उसको क्या कर दिया उसने, बीट बैक कर दिया, खराब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। विच जो माइट हैव पुट, जो क्या कर सकता है, पुट कर सकता है, रख सकता है लाइफ सेविंग एक्सेस रोड्स, जो रोड्स रास्ते हैं लाइफ सेविंग, जिंदगी बचाने के, लोगों की जिंदगी बचाने के, इनटू वाइल्ड एरियाज, किसमें? वाइल्ड जंगली एरियाज में उनको डाल सकता है, खराब एरियाज में डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ग्रीन सेंटीमेंट के कारण टिम्बर इंडस्ट्री खराब हुई है तो उसके कारण लोगों का रोजगार भी खत्म होगा, उस तरीके से इसने बात बोली है। तो यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? मुझे नहीं लगी। हैज़ का सब्जेक्ट ग्रीन सेंटीमेंट सिंगुलर, ठीक है, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। बीटन बैक द टिम्बर इंडस्ट्री को क्या किया, बीट बैक किया, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि क्या करेगा ग्रीन सेंटीमेंट, जो क्या कर देगा, कर सकता है, माइट हैव पुट, कर सकता है, पुट कर सकता है लाइफ सेविंग एक्सेस रोड्स को, जो लाइफ सेविंग की एक्सेस रोड है, लाइफ को सेव करने के लिए जो एक्सेस करने वाली, यूज करने वाली जो रोड्स हैं, इनटू वाइल्ड एरिया, उनको वाइल्ड एरिया मतलब खराब सिचुएशन में ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ए में मुझे तो कोई एरर नहीं लगी। चलो कोई ना, एक बार अपने बी को चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास और भी तो ऑप्शन हैं, और भी तो सेंटेंसेज है, पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट क्लाइमेट चेंज, ये क्या नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, वातावरण का चेंज नहीं है। इट इज़ नॉट क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज यूज हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए, दैट इज ठीक है, सिंगुलर आएगा। दैट इज बर्निंग अप द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट वगैरह को जला रहा है, कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये वातावरण का चेंजेस नहीं है जिसके कारण जंगलों में आग लग रही है। किलिंग पीपल एंड का यहाँ से रिफ्लेक्शन ले कोमा का तो कहाँ से होगा, इसके बाद होगा दैट इज किलिंग पीपल, जो लोगों को मार रहा है। एंड डिस्ट्रॉइंग, दैट इज, फिर से दैट इज के बाद में दैट इज डिस्ट्रॉइंग हंड्रेड्स ऑफ होम्स, जो हज़ारों घरों को बर्बाद कर रहा है। तो मतलब जो हज़ारों घरों को बर्बाद कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जंगलों को जला रहा है, वो क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो क्या है भाई, इट इज़, ये है डिकेड्स ऑफ इन्वायरमेंटल मिसमैनेजमेंट। ये डिकेड्स दशक हैं, बहुत सारे दशक हैं। ये जो चीज़ है, जो गड़बड़ कर रहा है ना, जो गड़बड़ कर रहा है वो क्लाइमेट चेंज नहीं कर रहा, वो ये दशक, ये 10-20-30 साल हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। वो जो गड़बड़ कर रहा है वो कौन है, वो 10-20-30 साल हैं इन्वायरमेंटल मिसमैनेजमेंट अव्यवस्था के, दोज जिन्होंने, हैज़ क्रिएटेड, दोज हैज़ क्रिएटेड, हैज़ का सब्जेक्ट क्या होगा, दोज किसके लिए यूज होगा, मिसमैनेजमेंट के लिए। हैज सिंगुलर है, दोज प्लूरल है, तो दोज नहीं होना चाहिए, दैट होना चाहिए था, THAT, दैट होना चाहिए था, दोज नहीं होगा, दोज प्लूरल को बताता है, तो दोज तो हैव होना चाहिए था। और वैसे भी दोज मिस मैनेजमेंट के लिए जो है तो सिंगुलर होना चाहिए था, तो यहाँ पे दैट आएगा, दोज नहीं आएगा, क्योंकि दोज हैज़ नहीं होता, दोज हैव होता है, वो प्लूरल होता है। तो दैट हैज़ क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया है वो वाली बात यहाँ पे होगी। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि बी के थर्ड पार्ट में एरर है। जल्दी चलो, B3 किस में है, सी ऑप्शन में है। B3 किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्लिक हो गया, बन गया आंसर। ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज होता तो चेक करते ना दूसरा। देखो नन ऑफ दीज होता तो, अगर यहाँ पे ही नन ऑफ दीज दे देता ऑल आर करेक्ट की जगह, तो आपको सारे चेक करने पड़ते, B3 के साथ C4 भी चेक करना पड़ता। लेकिन नन ऑफ दीज नहीं बोला उसने, ऑल आर करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि बी में तो एरर मिल ही गई। इसका मतलब ऑप्शन अपने आप आपका टिक हो चुका है यहाँ पे, समझ में। तो दैट हैज़ क्रिएटेड, पढ़ लेते हैं। ए टिंडर बॉक्स, टिंडर बॉक्स का मतलब एक बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, ऑफ अनहार्वेस्टेड टिम्बर, टिम्बर का मतलब जो लकड़ी वगैरह कैसी आपकी, अनहार्वेस्टेड का मतलब जिसको हार्वेस्ट ना किया गया हो, जिसको हार्वेस्ट ना किया गया मतलब सही से कटाई ना की गई हो। डेड ट्रीज, जो डेड मरे हुए पेड़ पौधे हैं, गिरे हुए पेड़ पौधे हैं। एंड थिक अंडरब्रश, मोटी जो झाड़ियाँ हैं उनके कारण आग लगती है। मतलब एनवायरमेंटल फॉर्म में मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण क्या हुआ है, ये बर्निंग, ये जो चीज़ें होती है उसके कारण जो सारी की सारी गड़बड़ होती है, ना कि क्लाइमेट चेंज के कारण होती है मिसमैनेजमेंट। कोई दिक्कत, सी को पढ़ने की जरूरत है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। मीनिंग की फॉर्म में पढ़ना है पढ़ लो, स्कैनिंग नहीं करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे। इफ़, यदि फेडरल, C4 देखना था ना अपने को, साथ में C4 भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ फेडरल एंड स्टेट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, फेडरल जो संघीय, केंद्रीय, और जो स्टेट एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, जो राज्य की फॉर्म में एनवायरमेंटल नीतियाँ हैं,
कंटिन्यू, कंटिन्यू का सब्जेक्ट पॉलिसीज प्लूरल, डू कंटिन्यू बिल्कुल सही है। टू मैक इट, इसे बनाने के लिए, डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, इसे कॉस्टली बनाने के लिए। टू हार्वेस्ट, क्या करने के लिए, हार्वेस्ट टिम्बर, कटाई करने के लिए, पेड़ों की कटाई करने के लिए। एंड मैनेज द फ्यूल लोड, और क्या करने के लिए, कंटिन्यू टू मैनेज, टू के बाद में रिफ्लेक्शन है, पॉलिसीज कंटिन्यू टू मैक इट डिफिकल्ट, कंटिन्यू टू मैनेज द फ्यूल लोड, और फ्यूल लोड को मैनेज करने के लिए, ठीक है, यदि कंटिन्यू करती है मतलब कंटिन्यू रहती है अगर ये पॉलिसीज, देन तो क्या होगा, तब द वाइल्ड फायर्स विल कंटिन्यू, जो वाइल्ड फायर्स हैं, जो जंगल की आग है, विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी। एंड दे विल बी बिगेस्ट एंड डेडलियर, वो क्या होगी, C4 में देखना था ना, तो डेडलियर नहीं होगा, या तो डेडलिएस्ट करो या बिगेस्ट की जगह बिगर करो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक बार तो क्या कर रहे हो, सबसे सुपरलेटिव यूज कर रहे हो, सबसे हाईएस्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हो, एक आप कंपैरिजन कर रहे हो, या तो कंपैरिजन होगा किसी चीज़ के साथ, बात तो उसी चीज़ के साथ हो रही है ना, कोई और चीज़ के साथ, तो और चीज़ के साथ या तो कंपैरिजन होगा या सबसे टॉप पे होगा, तो या तो दोनों ही सुपरलेटिव या दोनों कंपैरिजन की फॉर्म में यहाँ इसने एरर बताई है। समझ में आया? तो ये बात इसने बोली है कि अगर पॉलिसीज ये सेम रहती है ना जिस तरीके से चल रही है, तो वाइल्ड फायर वगैरह आपकी कंटिन्यू रहेगी, और वो क्या होगी, ज़्यादा बिगेस्ट, बड़ी और ज़्यादा खतरनाक होगी। समझ में आ रही है चीज़? तो इस तरीके से इसने बात की, तो C4 में कोई दिक्कत नहीं, एरर है, बिगर डेडलियर करो या बिगेस्ट डेडलिएस्ट करो। समझ में आया? क्लियर आप लोगों के समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो जाए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ए जो आपका सेंटेंस है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, मतलब कवर करते हुए, पिछले जो 30 साल है उनको कवर करते हुए, 30 साल दिखाई दे रहे हैं कि आपको पिक्चर बन रही होगी, पिछले 30 सालों की बात कर रहे हैं। मोर देन ए बिलियन पीपल, मोर देन ए बिलियन का मतलब 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग क्लाइम्ड आउट, चढ़ते हुए बाहर आए, ऑफ किसका, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्लाइम्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो बहुत ज़्यादा गरीबी थी उससे वो बाहर निकले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिड क्लाइम का सब्जेक्ट ए, मोर देन ए बिलियन पीपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक्स टू कैपिटलिज्म, धन्यवाद किसकी तरफ, कैपिटलिज्म, ये डायरेक्ट बोला गया, ये डायरेक्ट अपने थीम की फॉर्म में बोल सकते हैं। थैंक्स टू हिम, धन्यवाद उसको कि उसने मुझे सहायता दी, थैंक्स टू हिम, ठीक है, उसकी तरफ सहायता, थैंक्स टू हिम, उसको थैंक्स बोल देना, उस तरीके से अपने बोल दें। तो धन्यवाद किसकी तरफ जाता है, सबकी तरफ से, यूनिवर्सल फॉर्म में धन्यवाद बोल रहा है ये। थैंक्स टू कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को धन्यवाद। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर मिलेगी तो अपने देख लेंगे, नहीं तो चेक कर लेंगे, और भी अपने पास सेंटेंसेज हैं। मच देन ए बिलियन पीपल, मच देन ए बिलियन पीपल, 1 बिलियन लोगों का ज़्यादा, कोई बार को थोड़ी बता रहा है, मात्रा को थोड़ी बता रहा है, क्वांटिटी को थोड़ी बता रहा है, मच आपको क्वांटिटी को बताता है ना। और देन यू TH एंड देन हुआ, कंपैरिजन यूज है, तो कंपैरिजन के लिए तो मोर आना चाहिए था, तो मोर देन होता है। मच देन क्या होता है भाई, मच देन ए बिलियन पीपल, 1 बिलियन लोगों के कंपैरिजन का ज़्यादा, कंपैरिजन में ज़्यादा, कंपैरिजन में ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में वैसे ज़्यादा, गिनने की फॉर्म में मोर आएगा, क्योंकि TH एन देन है, देन इसका मतलब कंपैरिजन आएगा, कंपैरिजन के लिए मोर आएगा। मच तो क्वांटिटी को बताता है और ये काउंटिंग को बता रहा है, तो मोर देन ए बिलियन पीपल होगा। मच देन थोड़ी होगा, मच का मतलब मच पीपल थोड़ी होता है, मोर पीपल, और मच पीपल का मतलब भारी लोग थोड़ी होंगे, बाहर को बताता है, मच तो आपका क्वांटिटी को बताता है, तो यहाँ पे काउंटिंग की बात रही तो मोर आएगा। इसका मतलब क्या है, ए के थर्ड पार्ट में एरर है। जल्दी 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 A3 कहाँ पे है, जल्दी जल्दी A3, ऑल आर करेक्ट तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ए के थर्ड पार्ट में एरर है। A3 कौन सा है भाई, A3 डी ऑप्शन आपका क्लिक हो गया भाई, A3 आपका क्लिक हो गया, डी ऑप्शन अपना क्लिक हो चुका है। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े। नो लॉन्गर स्ट्रगल टू सर्वाइव ऑन ए फ्यू पेनीज ए डे, फ्यू पेनी मतलब थोड़े बहुत, पेनीज का मतलब कुछ सिक्के,
सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए स्ट्रगल। तो इसका जो स्ट्रगल है, डू स्ट्रगल का सब्जेक्ट मोर देन ए बिलियन पीपल होगा। नो लॉन्गर का मतलब अब वो स्ट्रगल नहीं करते जीवित रहने के लिए। किस पर जीवित रहने के लिए? कुछ सिक्कों पर, प्रतिदिन कुछ सिक्कों पर जीवित रहने के लिए वो अब क्या नहीं करते? स्ट्रगल, संघर्ष नहीं करते, जूझते नहीं है। तो A3C4 आपका यहाँ पे हो चुका है। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब आपको बी चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। सी को चेक करना है तो कर लो, चेक नहीं करना है एग्जाम में आपका हो चुका है, क्योंकि नन ऑफ दीज होता तो चेक करते, तो एग्जाम में तो हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप C4 को चेक करना चाहते हो, सी को चेक कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव्स का मतलब जो प्रगति करने वाले, प्रगतिशील लोग हैं। लाइक टू पॉइंट आउट, वो पसंद करते हैं क्या करना? डू लाइक, प्रोग्रेसिव्स प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। डू लाइक, ठीक है, प्लूरल है, डू लाइक आएगा, डज लाइक्स नहीं आएगा। लाइक टू पॉइंट आउट, वो इंगित करना, बताना पसंद करते हैं। दैट की इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनमें पीपल, लोग से कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ पे दैट आगे यूज किया, चाहिए ना करो, वो वाली बात है। से कहते हैं, क्या कहते हैं? दे आर हैप्पियर, वो ज़्यादा खुश हैं। दैन, कंपेरिजन बिल्कुल सही है। दैन अमेरिकन से, जो अमेरिकन लोग हैं उनसे वो ज़्यादा खुश हैं, ये बात वो बोलते हैं। एज, जैसे कि स्कैंडिनेवियंस, जो स्कैंडिनेवियंस है, हैव, उनके पास, स्कैंडिनेवियंस प्लूरल, हैव प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। हैव मच, उनके पास ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। मच इक्वल इनकम्स, ज़्यादा इक्वल इनकम से है, इक्वल का मतलब समानता वाली इनकम्स, दैन अमेरिकन, हो गया गलत। THAN देन यूज हुआ है, कंपेरिजन यूज हुआ है, तो मच नहीं आएगा, मोर आएगा। अगर THAN ना होता ना तो अपने बोल सकते थे, डायरेक्ट होता मच इक्वल इनकम, उनके पास ज़्यादा इक्वल इनकम्स हैं, और देन अमेरिकन ना देता तो सही था। लेकिन दैन दे दिया, THAN दे दिया, इसका मतलब कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन होगा तो मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मोर आएगा। क्लियर, समझ में आप लोगों के? तो C4 में एरर है, ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा। ऑप्शन तो अपना पहले ही क्लिक हो चुका है। अब बी को पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, ठीक है। पढ़ने की वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है, एक बार स्पीड में पढ़ लेते हैं, स्कैनिंग मत करना चाहिए। इकोनॉमिस्ट का मतलब अर्थशास्त्री एट हार्वर्ड एंड ब्रैकली जो जगह आपका जो चीज़ें हैं, उन दोनों, हार्वर्ड और ब्रैकली की बात हो रही है, जो इंस्टीट्यूशन है उनकी बात हो रही है। क्रंच द नंबर्स, उन्होंने गिना, क्रंच का मतलब गिनना होता है, गिना द नंबर्स को गिना, एंड फाउंड, और फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया? मोस्ट पीपल बोर्न, ज़्यादातर लोग जो बोर्न टू द रिचेस्ट फिफ्थ ऑफ अमेरिका के सबसे अमीर 5 जो परिवार है उनमें से जो पैदा हुए ज़्यादातर लोग हैं। फैल आउट का मतलब गिर गए, और फैल आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, उस ब्रैकेट से बाहर आके गिर गए, विद इन 20 ईयर्स, 20 सालों के अंदर, ब्रैकेट का उस वर्ग से, मतलब उसने ये बताया, इकोनॉमिस्ट वगैरह ने बताया है कि ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा 5 अमीर जो परिवार हैं, जो परिवार 5 जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, उनमें जो पैदा हुए जो ज़्यादातर लोग होते हैं अमेरिका में, वो क्या हो जाते हैं? 20 सालों के अंदर क्या हो गए? उस कैटेगरी से बाहर आ गए, मतलब उस कैटेगरी में नहीं रहे, उनका रैंक डाउन हो गई, इस तरीके से बात बोलिए। तो यहाँ पे कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं है, समझ में आया? तो ये वाला पैटर्न था आपका मेंस का स्पोर्टिंग एरर का। अब देखो मुझे एक बात बताओ, जो अपने नॉर्मल वाली प्री वाली स्पोर्टिंग एरर करते हैं उससे ईजी नहीं था क्या? डायरेक्ट देखो तो टफ लगे, कन्फ्यूजिंग पैटर्न लगे, लेकिन अगर थोड़ा सा सेंस यूज करके डेप्थ में सोचो तो पैटर्न बिल्कुल इजी था। एरर यहाँ पे देखो कितनी इजी है, मच मोर की एरर आ रही है, हैव हैज़ की एरर आ रही है, हैव के बाद यूज्ड की, V3 की एरर आ रही है, एरर बिल्कुल रद्दी सी आ रही है, और दिखने में क्या लग रहा है? पता नहीं कितना ही तगड़े वाला लग रहा है। एग्जाम में आए तो क्या वो बच्चों के कि यार ये क्या पैटर्न आ गया। देखो दिक्कत यही होती है, एग्जाम जैसे एग्जाम में आता है तो क्या बच्चे क्या सोचते हैं कि ये क्या पैटर्न आ गया भाई, इसको कैसे करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। B2 A1 दो 3 एरर पूछ रहा है, पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर ऑप्शंस को साथ में लेकर चले, मेंस में ऑप्शन बड़े काम आते हैं। तो मेंस के एग्जाम में कई स्टूडेंट बोलते हैं सर प्री की तो कोई दिक्कत नहीं, मेंस का हमसे हिलता ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता मेंस के पेपर में कि वो पूछना क्या चाहता है, इंग्लिश में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो स्टार्ट में आपने देखा तो समझ में तो ये भी नहीं आया होगा आपके, ठीक है। वो बस दिक्कत होती है कि आपको एग्जामोफोबिया होता है, डर होता है एग्जाम का, थोड़ा माइंड आपका स्ट्रेस में होता है, स्टेबिलिटी होती नहीं है माइंड की, इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप रिलैक्स करके थोड़ा सोचो, मेंस के अपनों ने इतने पैटर्न कर लिए, कोई भी पैटर्न टफ था क्या? ऑप्शन से हो रहे थे सारे के सारे पैटर्न, बिल्कुल ईजी पैटर्न्स थे सारे के सारे, समझ में आई चीज़। यहाँ पे अपनों ने ये भी करके देख लिया। अब डायरेक्ट आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, तब आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है, एक बार तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि क्या करें। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप क्या करते हो, इसको एक बार छोड़कर दूसरे पैटर्न पे जाते हो कि क्या पता इससे ईजी मिल जाए। लेकिन रियल में देखे तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था। तो जब तक आप उस चीज़ के अंदर घुसोगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा वो चीज़ ईजी है या टफ है। आप बाहर से ही उसको छोड़ दोगे कि इसके अंदर तो घुसना ही नहीं है, जैसे इंग्लिश में घुसना ही नहीं है, तो आपको क्या पता, आप सोचते हो कि इंग्लिश टफ होती है, इंग्लिश में अपने जाते ही नहीं, घुसते ही नहीं है।
तो जब तक इंग्लिश में घुसोगे नहीं तब तक कैसे पता लगा इंग्लिश ईजी है? इंग्लिश रियल में ईजी होती है। एक बार उसके अंदर आकर तो देखो, इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर एक्सेस करके तो देखो, पहुंच कर तो देखो इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश बिल्कुल ईजी है, लेकिन अपने क्या करते, बाहर से ही निकल जाते हैं कि इंग्लिश तो छोड़ो, इंग्लिश का तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश नहीं होगी, तभी अपने सीख नहीं पाते। एक बार जाकर तो देखो, क्या पता वो बहुत अच्छा हो, क्या पता बहुत अच्छा इंसान हो, इंग्लिश आपका समझ में, आपका वेट कर रहा हो, आपका वेलकम का, क्या पता आपको लाड प्यार करे, क्या पता। आप इंग्लिश से जितना डरते हो, आप उसके पास ही नहीं जा रहे। जब तक उसके पास नहीं जाओगे तो वो आपको लाड प्यार कैसे करेगी इंग्लिश? ठीक है, क्या पता उसके पास जाने के बाद इंग्लिश आपको लाड प्यार करे, इंग्लिश आपका सिलेक्शन करवा दे, क्या पता। तो एक बार उसके लिए जाना पड़ेगा ना आपको उसके पास। तो एक बार चेक करने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्या पता वो चीज़ बिल्कुल ईजी भी तो हो सकती है ना। समझ में आ रही है चीज़? तो ये वाला केस है। तो मतलब मेंस के जो आपके पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी पैटर्न्स होते हैं रियल के अंदर। अगर आप लोगों की वर्किंग क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़, अगर आप लोगों की वर्किंग बिल्कुल क्लियर है तो मेंस के पैटर्न क्या होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। समझ में आ रही है ना आप लोगों के? तो प्री से भी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेंस का पैटर्न, बस आपको ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए। तो यहाँ पे अपनों ने पैटर्न देखा, बड़ा ही शानदार वाला मस्त वाला पैटर्न था और बिल्कुल ईजी बना दिया अपनों ने शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब समझ में आई, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी होती है और इस तरीके से आपको ऑप्शंस वगैरह के साथ खेलना होता है और वर्किंग वगैरह ऐसे यूज़ करनी होती है। तो वर्किंग पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करो और अपने सेंस को डेवलप करो। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसको कंप्लीट को क्या कर, बिल्कुल नया पैटर्न था, बिल्कुल यूनिक पैटर्न था, तो इसको वापस से रिवाइज कर लेना और जितनी वर्किंग है उसको साथ में रिवाइज करना, वापस से रिवाइज किया करो। आप फर्स्ट टाइम तो अपने क्या करते हैं, इसको अपने उस फॉर्म में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इसको बार बार आप इन चीज़ों को, जो न्यू पैटर्न्स हैं उनको रिवाइज किया करो, आपके समझ में आएगा कैसे पैटर्न्स को करना होता है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस रुई को देख रहे हैं आप, कभी ये बाती बनकर दिए का प्रकाश बनती है, कभी वस्त्र बनकर किसी की शोभा बढ़ाती है, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु में आपकी रक्षा करती है। कारण ये चुनौतियां स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन में भी भिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति चुनौतियां स्वीकार करता है वो स्वयं तो सफलता के शिखर तक पहुंचता ही है, अन्य को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराइए नहीं, उनका सामना कीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।